दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के कर्मचारियों के ओपीएस और एनपीएस में से कौन सा विकल्प उनको चयन करना चाहिए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि पिछले वीडियो में हम कर्मचारियों के ओपीएस और एनपीएस इन दोनों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करके 24 फरवरी 2023 तक शपथ पत्र जमा करने के संबंध में जारी आदेश को इस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इसी एनपीएस और ओपीएस में से किसका चयन कर्मचारियों को करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी कर्मचारी बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, एनपीएस और ओपीएस में किसका चयन करना चाहिए इसका निर्णय आपको खुद अपने विवेक से सोच समझकर करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका और आपके परिवार के भविष्य की बात है। और दूसरा, इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। आपको कुछ अभी देश के कुछ लेटेस्ट घटनाओं के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि ओपीएस और एनपीएस में कौन सा बेहतर है। दोस्तों सबसे पहले आपको मुकुंद उपाध्याय जी जो एक शिक्षक हैं और अभी कोरबा जिले में पदस्थ हैं और अभी वो अपनी सेवा दे रहे हैं कोरबा में, उनके मुताबिक ओपीएस में क्या क्या लाभ मिल सकता है आपको, उसे सबसे पहले देखिए। सबसे पहले ओपीएस में आप लोगों को पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलेगा। जैसे कि अभी पुराने पेंशनर्स को महंगाई राहत डीआर मिलता है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी ओपीएस का चयन करने पर पेंशन में महंगाई भत्ता या महंगाई राहत मिल सकता है। दूसरा लाभ, ओपीएस में आपको निश्चित पेंशन मिलेगा, कम होने का खतरा नहीं रहेगा भविष्य में। और तीसरा लाभ, ओपीएस में आपको अवकाश नकदीकरण का भी लाभ मिलेगा। चौथा लाभ, ओपीएस चयन करने पर जीपीएफ राशि ब्याज सहित मिलेगा। इसके अलावा ओपीएस चयन करने पर आपको पांचवी जो लाभ है वो है ओपीएस में आपको जीपीएफ के साथ साथ जीआईएस राशि भी ब्याज सहित मिलेगा। छठवें नंबर पर ओपीएस में आपको ग्रेजुएटी राशि भी मिलेगा। सातवें नंबर पर ओपीएस में आपको 80 से 100 साल पूरा होने पर पेंशन राशि में 10% या 20% तक की बढ़ोतरी का लाभ भी मिलेगा। आठवें नंबर पर ओपीएस में सबसे बड़ा लाभ, मुखिया के न रहने पर उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा, ये सबसे बड़ी लाभ है। और चौथे नंबर पर ओपीएस का सबसे बड़ा लाभ, आपकी जमा राशि में बाजार आधारित कोई रिस्क नहीं होगा, यानी कि कम ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। इसको आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ओपीएस का चयन करने पर आपको ये 9 लाभ मिल सकता है। दोस्तों इसमें मुकुंद उपाध्याय जी की तरफ से नीचे में यह भी कहा गया है कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए उन कर्मचारियों के लिए ओपीएस बेहतर हो सकता है जिनकी सेवा अवधि काल 10 से 12 साल अभी बची हुई है, और जिन कर्मचारियों की सेवा काल 20 से 22 साल शेष है उनके लिए एनपीएस सही हो सकता है। बाकी आपको जो उचित लगे उसी विकल्प का आप चयन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एनपीएस और ओपीएस को समझाने के लिए 2 उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि इससे बेहतर उदाहरण इस समय शायद और कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों अभी आप मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और विश्व के तीसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी साहब के ऊपर अमेरिका के एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाते ही अडानी के शेयर इतनी तेजी से नीचे गिरे कि बीते 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अडानी ग्रुप को तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए की नुकसान हो चुकी है। दोस्तों इससे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन इतनी राशि है कि इससे पाकिस्तान जैसे देश को खरीद के फिर बेचा जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अडानी के पोजीशन में भी बदलाव होना तय है। अब वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर से गिरकर 11वें नंबर के अमीर की सूची में आ चुके हैं। अब तो अंबानी साहब अडानी ग्रुप से एक पायदान ऊपर यानी कि 10वें नंबर पर आ चुके हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें अडानी के साथ साथ एलआईसी और कई प्राइवेट और सरकारी बैंकों का पैसा भी डूब गया है, और ये पैसा आम जनता के पैसे थे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में अडानी की दुख भरी कहानी को क्यों सुना रहा हूं। तो दोस्तों इसी बात को तो आपको एनपीएस और ओपीएस में समझना होगा। दोस्तों 2004 के बाद कर्मचारियों के ओपीएस को बंद करके एनपीएस की व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन जिस एनपीएस के तहत कर्मचारियों का पैसा कट के जमा हो रहा था वो सरकार के पास जमा नहीं हो रहा था, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के पास जमा हो रहा था। और वो प्राइवेट कंपनी जैसे एनएसडीएल उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा रहे थे। इसको आप अडानी के साथ तुलना करके इस समय के परिस्थिति के हिसाब से देख सकते हैं कि एनपीएस में कितनी बड़ी जोखिम है।
और दोस्तों इसी बात को कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि एनपीएस में जोखिम है। भले ही इसमें कांग्रेस की राजनीति लाभ जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। और अभी देश के 4 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, इन चारों राज्यों में ओपीएस का ऐलान हो चुका है। और मजे की बात यह है कि ये चारों राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं, या फिर यहां पर कांग्रेस की साझा सरकार चल रही है। और अब अडानी और हिंडनबर्ग के बीच महाभारत होने के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री खुलकर बोल रहे हैं कि हमने ओपीएस लागू करके बिल्कुल सही कदम उठाया है। दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को सही ठहराते हुए अडानी ग्रुप के शेयर डाउन होने का जिक्र किया। कहा कि अभी अडानी साहब को शेयर डाउन हो रहा है उनका, तो देश सहित पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। मैंने इसी हाउस में कहा था कि हम हमारे कर्मचारियों को शेयर मार्केट की दया पर नहीं छोड़ सकते। आज मेरी बात सही साबित हो गई, पूरा देश हिल गया है। दुनिया के कई देशों में चर्चा हो रही है, अडानी के तमाम शेयर नीचे आ गए हैं। तो अब LIC, SBI के भी शेयर नीचे आ गए, जिसमें भी अडानी को लोन दिया है उन सब के शेयर धड़ाम हो गए हैं। वही बात मैंने कही थी कि एनपीएस के माध्यम से पूरा पैसा शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, अब धड़ाम हो जाएगा। तो कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हमारा कर्मचारी है, उसे क्या इसके लायक नहीं रखेंगे कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। इसके बाद सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को भी पुरानी पेंशन योजना लागू करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ सीएम गहलोत ने एनपीएस की राशि को केंद्र वापस न देने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने तक की धमकी दे दी है। अब दोस्तों राजस्थान में ओपीएस लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस का ऐलान किया गया है। ऐसे में सीएम बघेल भी इस मुद्दे पर कहां झुकने वाले थे। आप खुद सुनिए एनपीएस ओपीएस के मुद्दे पर सीएम बघेल ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री जी, अभी जो देश के हालात बने हुए हैं अडानी ग्रुप के कारण, आप कल भी बोले थे कि तेजी से गिर रहे हैं, 20 से भी बाहर कुछ दिखाया है क्या? कुछ पेपर ऊपर छपा हुआ है? मैं कल बोला लेकिन छपा हुआ तो नहीं है। नहीं, चला है, देखा नहीं मैंने। विपक्ष लगातार इसमें आवाज उठा रहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, नोटिस भी दिया है, उसके बाद भी सेबी का बहाना करके मोदी सरकार इसमें किसी प्रकार की चर्चा करने को तैयार नहीं है। सवाल इस बात का है, मैं कल ही शंका जाहिर किया था कि ये जितने भी जो हमारे कर्मचारियों के एनपीएस है, और एनपीएस के 3 मैनेजर हैं, यूटीआई है, एसबीआई है और हमारा LIC, ये 3 फंड मैनेजर हैं। और आज सभी अखबारों में, मीडिया में कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया है कि इसमें इसकी जो राशि है, जो एनपीएस की राशि है, वो सब LIC में गया है। LIC से, SBI से मनमाने लोन दिया गया है। अब उस पैसे का क्या होगा उसके बारे में तो सेबी का मामला तो अलग है, लेकिन यहाँ जो आम जनता का पैसा है, जो जनता का पैसा है, कर्मचारी अधिकारियों का पैसा है, वो खतरे में है। उसके बारे में तो एश्योर करना चाहिए भारत सरकार को कि वो पैसा, वो तो ऐसा है कि लाभांश में पैसा मिलेगा। एनपीएस में तो यही है ना, आखिर कर्मचारी क्यों नहीं चाहते एनपीएस? अब ये माइनस में चला जाएगा। अब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गया उनका, तो वो तो घाटे में चला गया। घाटे में जाएगा तो इनका जो फायदा होना, कर्मचारियों को लाभ का अंश मिलता, वो मिलेगा नहीं, ब्याज का मिलेगा नहीं, लाभ ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? तो ये देश भर के कर्मचारी जो स्टेट सर्विस में है, उनको सबसे बड़ा नुकसान। और जो स्टेट बैंक में जो पैसा डाले हैं वो खतरे में है। कुछ लोग तो शंका जाहिर कर रहे हैं, भैया ऐसा तो नहीं कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कहीं कोई घटना हो जाए तो देश का क्या होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन सभी परिस्थितियों और घटनाक्रम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनपीएस और ओपीएस में से कौन सा बेहतर विकल्प है, किसमें भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। बाकी दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था और अंत में भी यही कहूंगा कि एनपीएस और ओपीएस में किसका चयन करना है, कौन सा विकल्प बेहतर होगा, यह आपको ही तय करना है। बाकी दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ओपीएस और एनपीएस के पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनली बता सकते हैं कि एनपीएस और ओपीएस में आपको कौन सा विकल्प बेहतर
लग रहा है। और दोस्तों, आप आगे भी एनपीएस ओपीएस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।